चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल। ये बात हम लोग को पता है कि जब किसी इंक्लाइन प्लेन पर जिसका कि म्यू का मान tan थीटा से कम होता है, अगर ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर किसी ब्लॉक को रख दिया जाए तो वो नीचे चलना शुरू कर देगा और उसका एक्सीलरेशन का आंसर हम लोग याद किए हैं j इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इस पर ब्लॉक रखेंगे नहीं, कोई ब्लॉक यहाँ पर अगर रख दिया जाएगा ये नीचे चलना शुरू कर देगा। यही डायग्राम हम फिर से दोबारा एक बार और बना रहे हैं कि वही इंक्लाइन प्लेन है, वही इंक्लाइनेशन थीटा है, सरफेस में जो फ्रिक्शन का क्वालिटी है अभी भी म्यू है और इस पर एक ब्लॉक को रखा गया है। क्योंकि म्यू का मान tan थीटा से कम है, इसका मतलब इस पर भी ब्लॉक रखा जाएगा तो ये भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और कितना तुरंत से आएगा, j इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। मैंने हमें इस बात का आइडिया है कि ब्लॉक कहाँ चल रहा है, नीचे, और भी कहाँ चलेगा, नीचे। तो सवाल यह है कि यहाँ पर कितना मिनिमम बल लगाया जाए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे, फॉर विच बॉडी इज एट रेस्ट। हमें निकालना है कि यहाँ कितना मिनिमम बल लगाया जाए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। ये तो चल रहा था ना नीचे, तो कितना मिनिमम बल लगाया जाए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। और वही सवाल में चल रहा है कहाँ, नीचे, और ये पूछा जा रहा है कि कितना मैक्सिमम बल लगाया जाए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। एफ मैक्सिमम बराबर व्हाट, फॉर विच बॉडी इज एट रेस्ट। सवाल यही है कितना मिनिमम बल लगाया जाए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे और कितना मैक्सिमम बल लगाया जाए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। अब देखिए मैंने मिनिमम बल लगाने का अर्थ यह हुआ कितना ही बल लगाइए ताकि रेस्ट में रहे। अगर इससे आप कम लगाइएगा तो फिर कुछ न कुछ नीचे चलवे करेगा, भले उतना एक्सीलरेशन से नहीं चलेगा जब आप बल एकदम नहीं लगा रहे थे। जब हम बल एकदम नहीं लगा रहे थे तब इसका जो एक्सीलरेशन था j इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, उतना एक्सीलरेशन से तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर इससे कम लगाएगा तो कुछ न कुछ एक्सीलरेशन से अभी भी चलेगा। इसलिए आप इतना बल यहाँ जरूर लगाइए ताकि रेस्ट में रहे। इससे अगर कम लगाएंगे तो ही नीचे की ओर चलना शुरू कर देगा। कम से चले चाहे ज्यादा एक्सीलरेशन से चले, लेकिन चलेगा जरूर अगर इससे बल क्या लगाया जाए, कम। इसका मतलब है कि अभी हम इतना बल लगा के रखें कि बॉडी रेस्ट में तो है लेकिन साथ ही साथ नीचे चलने को तैयार है, जस्ट टेंड्स टू मूव। कि बॉडी जस्ट टेंड्स टू मूव में है, नीचे चलने को तैयार है, जहां इससे कम बल लगाए नीचे की तरफ चल जाए। तो हम इस क्वेश्चन को मान के सॉल्व करेंगे कि बॉडी नीचे चलने को तैयार है, रेस्ट में तो है लेकिन नीचे चलने को तैयार है। ये करा कि मैक्सिमम बल कितना लगाया जाए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। मैंने कि आप यहाँ पर मान लिया मैक्सिमम बल तो इतना लगा सकते हैं भाई कि एकदम बॉडी चलने लगे। खूब ज्यादा बल लगा दिया कोई भी आदमी इस पर तो क्या होगा, बॉडी चलने लगेगा। चलाना नहीं है, रेस्ट में रखना है। मतलब कितना ही बल लगाओ ताकि चलने के लिए सिर्फ तैयार हो जाए, ऊपर की तरफ चले नहीं। ज्यादा तो कितना बल लगा दिया लेकिन बॉडी चलने लगेगा, ज्यादा बल लगाएंगे तो, सही कि नहीं। तो इतना ही बल लगाओ ताकि बॉडी रेस्ट में रहे, या तो बोलो कि बॉडी ऊपर चलने को तैयार हो जाए, चले तो मैक्सिमम मान कहा जाएगा। तो ये जो हो गया हम लोग का, इसको ही समझ के बनाया जाएगा कि जो बॉडी है जस्ट टेंड्स टू मूव किधर की ओर है, अप की ओर। हम एक बात और बता दें थोड़ा सा, जिससे कि हम पूछे हैं कि एफ का मैक्सिमम मान बताओ ताकि बॉडी क्या रहे, रेस्ट में। इसका जो भी आंसर आएगा, मान लिया इसका आंसर आया 15 न्यूटन, एक एग्जांपल के तौर पर कि 15 न्यूटन आप यहाँ पर बल लगाएंगे तो बॉडी चलने को तैयार है ऊपर की ओर। इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि कितना मिनिमम बल लगाया जाए ताकि बॉडी चलने को तैयार हो जाए, बोले यही आंसर होगा 15 न्यूटन। हमें पूछ रहे हैं कितना मैक्सिमम बल लगाया जाए ताकि रेस्ट में रहे। आप 15 न्यूटन लगाए हैं तो बॉडी चलने को तैयार है, तो चलने के हिसाब से 15 न्यूटन कौन बल हुआ, मिनिमम। लेकिन रुकने के हिसाब से 15 क्या होगा, मैक्सिमम। कि मैक्सिमम 15 लगाएगा तभी रुकल रहेगा, जहां 15 ज्यादा लगाएगा तो चले लगेगा भाई। तो मैक्सिमम कितना हुआ, 15।
और चलने के हिसाब से मिनिमम है 15, कम से कम 15 लगाइएगा भाई, तब चलने की तैयार होगा, उससे कम में नहीं चलेगा। तो चलने के हिसाब से यही मिनिमम वैल्यू कहा है। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि फाइंड एफ मिनिमम, है कि नहीं, फॉर विच बॉडी इज इन मोशन, माने कितना मिनिमम बल लगाया जाए ताकि वस्तु गति में आ जाए, तो उसका भी आंसर वही होगा। लेकिन हम उसको लिखें दूसरा ढंग से, रेस्ट के हिसाब से, कि कितना मैक्सिमम बल लगाया जाए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे, मतलब इतना ही लगाइए ताकि चलने को सिर्फ तैयार हो, चले। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो इस एम किलोग्राम के नीचे कितना काम करेगा, एम जी, एक यहाँ कहाँ काम करता है, नॉर्मल, चूंकि बॉडी कहाँ चलने को तैयार है, नीचे, इसे फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ, एफ एस मैक्स, क्योंकि चलने को। और हम एम जी को बार बार तोड़ते आते हैं, यहाँ पर थीटा लिखते हैं, एम जी को तोड़ा जाता है, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा, ठीक है। चूंकि बॉडी चलने को, इसका मतलब नीचे लगने वाला बल एम जी साइन थीटा बराबर होगा एफ मिनिमम प्लस एफ एस मैक्स। इधर का बल बराबर ना होगा, इधर कितना बल लग रहा है, एम जी साइन, इधर ही दोनों बल क्या होना चाहिए, बराबर। हमें किसका मान निकालना है, एफ मिनिमम बराबर होगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस मैक्स। तो एफ का मिनिमम मान आएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस एन। तो म्यू एस का मान तो म्यू होगा, तो एफ का मिनिमम मान बराबर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आई एन बराबर कितना होगा, एम जी। तो एफ का मिनिमम मान आ जाएगा एम जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है ऐसे। अब हम क्या निकालेंगे, एफ का मैक्सिमम मान, एफ का कौन सा मान, मैक्सिमम मान। चलो हाँ, इस समझते कि बॉडी नीचे ऊपर चलने को तैयार है, ऊपर चलने को ही तैयार है, सोच के बना रहे हैं हम लोग। यहाँ कितना लगेगा, ग्रेविटेशन एम जी, एगो यहाँ पर, अच्छा ऊपर चलने को तैयार है, इसका मतलब एफ एस मैक्स नीचे लगेगा, सही कि नहीं। और फिर वही पुराना बात कि एम जी को हम लोग तोड़ेंगे, इधर एम जी कॉस थीटा और इधर एम जी साइन थीटा। इधर कितना बल लग रहा है, एफ मैक्स, एफ, तो एफ मैक्स का मान आएगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स, तो आएगा एफ का मैक्सिमम मान बराबर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एन। तो एफ का मैक्सिमम मान आएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू आई एन बराबर एम जी कॉस थीटा। इस तरह से एफ का मैक्सिमम मान आ जाएगा एम जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इतना मैक्सिमम बल लगेगा तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, इससे ज्यादा लगेगा तो फिर चलेगा ऊपर, और इससे कम लगेगा तो नीचे चलेगा। और यहां से लेके अगर यहां तक लगाएंगे तो ना नीचे चलेगा ना ऊपर चलेगा, है कि नहीं। इस फोर्स के वैल्यू, माने फोर्स के इस वैल्यू से लेकर के फोर्स के इस वैल्यू तक अगर बल लगाया जाए तो ये बॉडी रेस्ट में ही रहेंगे, इससे कम लगाएंगे तो नीचे चलेगा, इससे ज्यादा लगाएंगे तो ऊपर चलेगी, सही कि नहीं। ठीक, इसी में सवाल थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, इसी ढंग का सवाल, हम सेम टू सेम सवाल है, लेकिन थोड़ा सा खाली हम चेंज कर रहे हैं, तो मिटा के ही बना रहे हैं थोड़ा सा फिर से डायग्राम। अभी जस्ट हम लोग इस सवाल सॉल्व कर रहे थे कि अगर मान लिया जाए ई वाला म्यू का वैल्यू tan थीटा से क्या हो, कम हो, इस पर आप कोई भी ब्लॉक रखेंगे तो वस्तु क्या होगा, वो चलेगा, है कि नहीं। इस पर कोई भी ब्लॉक आप रखेंगे तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ क्या होगा, ही चलेगा। और ये डायग्राम अभी भी हम 2 बार बनाए थे कि थीटा है, यहाँ म्यू है, और म्यू का वैल्यू जो है tan थीटा से कम है,
इसका मतलब इस पर हम कोई भी ब्लॉक रखेंगे तो बड़ी क्या होगा, वो चलेगा नीचे की तरफ। और वो चलेगा कितना तुरंत से, तो पता है जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, जी इंटू साइन थीटा माइनस। तो अभी हम सवाल बना रहे थे कि यहाँ कितना बल लगाया जाए ना, यहाँ कितना बल लगाया जाए मिनिमम, ताकि बॉडी क्या रहे रेस्ट में, और यहाँ कितना बल लगाया जाए मैक्सिमम, ताकि बॉडी क्या रहे रेस्ट में। अभी हम जो सवाल बना रहे थे ये सवाल था, तो सवाल अभी नहीं है, सवाल है कि इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में कितना बल लगाया जाए मिनिमम, और इस डायरेक्शन में ही कितना बल लगाया जाए मैक्सिमम, इधर हॉरिजेंटली कितना बल लगाया जाए मैक्सिमम, ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। इसके पहले वाले सवाल में हम बल लगाए थे इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, अब लगा रहे हैं हॉरिजेंटली। एफ मिनिमम बराबर व्हाट, फॉर व्हिच बॉडी इज एट रेस्ट, कितना मिनिमम बल लगाया जाए ताकि बॉडी क्या रहे रेस्ट में। और ये भी वही सवाल है कि एफ मैक्सिमम बराबर व्हाट, फॉर व्हिच बॉडी इज एट रेस्ट, कितना मैक्सिमम बल लगाया जाए ताकि बॉडी क्या रहे रेस्ट में, कितना मिनिमम बल लगाया जाए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे, और कितना मैक्सिमम बल लगाया जाए ताकि बॉडी रेस्ट में। लेकिन बल कैसे लगाना, हॉरिजेंटली। फिर वो बात आपको पता चल ही रहा होगा कि चूंकि मिनिमम बल पूछा है, इसीलिए इससे अगर कम लगाएंगे तो बस तो कहां चलाएगा, नीचे, मतलब ये बॉडी नीचे चलने को तैयार है। जस्ट टेंड्स टू मूव, किधर की ओर, नीचे की ओर है। और ये मैक्सिमम का मतलब इससे अगर ज्यादा लगाएंगे तो बॉडी ऊपर चलने को तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, जस्ट टेंड्स टू मूव अप की ओर, जस्ट टेंड्स टू मूव किधर की ओर, अप की ओर। यही समझ के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि बॉडी नीचे चलने को तैयार है और बॉडी ऊपर चलने को तैयार है। अपना काम करते हैं। हमको पता है कि इस तरह के सवालों में इस तरह का एक्स और वाई कर दिया जाता है, इसे हम लोग समझ लेते हैं एक्स, इसे समझ लेते हैं वाई। अपना अपना फोर्स दिखाते चलिए। एक तो पहले नीचे कौन काम करेगा, mg, एक यहाँ कौन काम करेगा, नॉर्मल। क्योंकि बॉडी नीचे चलने को, इसलिए यहाँ पर एक काम करेगा fs मैक्स, fs, हाँ। लेकिन चूंकि हम एक्सिस इसको मानते हैं इसलिए इन सारे फोर्सों को तोड़ा जाएगा, जैसे mg को तोड़ा जाएगा, mg cos थीटा, mg sin थीटा। और चूंकि ये भी तो टूटेगा, ये है ना x और y, तो ये ना x पर है ना y पर, इसलिए इसको तोड़ा जाएगा, f मिनिमम को, ये आएगा f मिनिमम cos थीटा। ये कितना होगा, f मिनिमम cos थीटा, और नीचे जहां लगेगा वो होगा f मिनिमम sin थीटा, f मिनिमम sin थीटा, उधर होगा f मिनिमम cos थीटा। लेकिन ये पता है कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। इसका मतलब इधर जो आगे लगने वाला, उधर की तरफ जो लगने वाला, ये दोनों फोर्स है, इसके बराबर होना उधर लगने वाला फोर्स का नाम बोलिए, तो एफ मिनिमम कॉस थीटा प्लस एफ एस मैक्स बराबर mg साइन थीटा, सही कि नहीं। इधर बल लग रहा है एफ मिनिमम कॉस थीटा, वो कौन, एफ एस मैक्स, इधर कौन लग रहा है, mg साइन थीटा। यहाँ लिखाएगा एफ मिनिमम कॉस थीटा प्लस म्यूएस एन, म्यूएस एन, एन का मान दे ही देते हैं, एन का मान यहां से अगर देखो तो आएगा mg cos थीटा प्लस f मिनिमम sin थीटा। एन का मान है कि नहीं, एन का मान mg cos थीटा और f मिनिमम sin थीटा, और बराबर यहां होगा mg sin थीटा। अच्छा, म्यू एस का मान क्या लिखाएगा, म्यू, क्योंकि एक ही को म्यू है तो ही म्यू एस है, जब सवाल में ही म्यू दे रहे थे ही म्यू एस, तो हम लिखेंगे कि एफ मिनिमम कॉस थीटा प्लस म्यू mg को उधर भेज देते हैं। तो पहले इधर कितना था, mg साइन, आई म्यू mg कॉस थीटा को उधर भेज दें तो माइनस म्यू mg कॉस थीटा, और यहां बचेगा प्लस म्यू एफ मिनिमम साइन थीटा, और यहां से एफ मिनिमम हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बराबर mg यहाँ कॉमन, तो बचेगा यहाँ से साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, साइन थीटा माइनस,
तो यहाँ से एफ का मिनिमम मान आ जाएगा mg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अब बटे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सही कि नहीं? एफ का कौन सा मान आएगा? मिनिमम मान। इतना मिनिमम बल लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अब आए किसमें सॉल्व करते हैं हम लोग? मैक्सिमम में। तो मैक्सिमम में देखो भाई, हाँ अपना अपना काम कर, यहाँ थीटा तो यहाँ भी, अच्छा यहाँ कितना काम करेगा? mg, यहाँ फिर कितना होगा? थीटा mg को तोड़ा जाएगा, mg cos थीटा mg sin थीटा, एगो नॉर्मल रिएक्शन n, क्योंकि बॉडी कहाँ चलने को तैयार है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? एगो fs मैक्स, fs और f मैक्स हमको तोड़ा जाएगा, f मैक्स cos थीटा, एगो और इधर लगेगा जो f मैक्स sin थीटा। f मैक्स इसका दो कंपोनेंट, cos थीटा देने ई, थीटा देने cos थीटा, इधर sin थीटा। ये से क्योंकि बॉडी भी रेस्ट में है, इसका मतलब इधर लगने वाला बल और इधर लगने वाला दोनों बल बराबर होना चाहिए। तो F मैक्स cos थीटा का मान होगा बराबर mg sin थीटा प्लस fs मैक्स। ठीक है, mg sin थीटा प्लस fs मैक्स। यहाँ हो गया F मैक्सिमम cos थीटा बराबर mg sin थीटा प्लस म्यूएस n ना, तो म्यूएस तो म्यू होगा, म्यूएस कौन होगा? म्यू। n का मान फिर से बोलो, n बराबर यहाँ वाला ना, n बराबर mg cos थीटा प्लस f मैक्सिमम sin थीटा, f मैक्सिमम sin थीटा। तो f मैक्सिमम cos थीटा बराबर mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, अब प्लस म्यू f मैक्स sin थीटा, उसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा म्यू f मैक्सिमम sin थीटा, और ऐसा करने से f मैक्सिमम इधर क्या हो जाएगा? कॉमन। तो बचेगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, cos थीटा माइनस बराबर यहाँ mg कॉमन लेंगे तो बचेगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और यहाँ से f मैक्सिमम का मान आ जाएगा mg इंटू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, sin थीटा प्लस अब बटे cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। सही कि नहीं? किसका मान आएगा? f मैक्सिमम का। इस तरह से निकल गया f मैक्सिमम और f मिनिमम। इसमें एक बात थोड़ा सा और जो सर्कुलर मोशन में काम आएगा, कुछ काम आएगा सर्कुलर मोशन में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि दोबारा फिर काम आएगा वो सर्कुलर मोशन में। अभी तो एक क्वेश्चन के तौर पर समझिए कि हमको निकालना था कि कितना मिनिमम बल लगाया जाए ताकि रेस्ट में रहे और कितना मैक्सिमम बल लगाया जाए ताकि रेस्ट में रहे। तो आंसर यही आया कि mg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अब बटे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इधर का आंसर आया mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अब बटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। माने f का मान इसके बीच में ही होना चाहिए। सही कि नहीं? f का मान इसके बीच में ही होना चाहिए ताकि जो है बॉडी क्या रहेगा? रेस्ट में। माने इससे कम रहेगा तो कहां स्लिप करेगा? नीचे, और इससे ज्यादा रहेगा तो ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। इससे ज्यादा बल लगाएंगे तो ब्लॉक ऊपर चढ़ना शुरू करेगा एक्सीलरेशन से, और इससे कम लगाएंगे तो ब्लॉक नीचे स्लिप करना शुरू करेगा एक्सीलरेशन से। तो हम लोग यहाँ पर ये बात समझा देते हैं, फिर बाद में जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो बताएंगे कि अभी तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है, लेकिन मौत कुआं में ऐसा ऐसा इंक्लाइन प्लेन चारों तरफ से होता है। सही के लिए? मौत कुआं में ऐसा ऐसा इंक्लाइन प्लेन चारों तरफ से लगा होता है, बीच में खाली जगह होता है स्पेस, और चारों तरफ से पटरा इस तरह से लगा होता है, और इस पर कोई मोटरसाइकिल या कोई भी चीज ऐसे राउंड मारता है कि नहीं? तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, जब कोई पार्टिकल
सर्कुलर मोशन करता है ना तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। जैसे कि मान लिया जाए कि यही वाला माने कि रड है, इसको हम जैसे ही नचाना शुरू करें तो रड कहाँ फेंकाएगा, बाहर की, ऐसे फेंकाना शुरू हो जाता है कि नहीं। छोटा बच्चा का हाथ पकड़ करके घूमना शुरू करो, छोटा बच्चा धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। या कोई भी मतलब कि रस्सी में छोटा सा वस्तु बांध लो, ऐसे घुमाना शुरू करो तो वस्तु थोड़ा सा कहाँ फेंका जाएगा, बाहर की। मतलब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। अभी कोई प्रूफ तो नहीं कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में बात आप ही पढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है mv²/r। तो जब ये मौत कुआं वाला पटरा ऐसे बिछा हुआ होगा चारों तरफ ऐसे, और एक पार्टिकल जब इस पर चलेगा सर्कुलर मोशन करेगा तो बाहर की तरफ ऑटोमेटिक एक बल लगेगा mv²/r। mv²/, हम आज जो बल हम लगा रहे हैं यहाँ पर F मिनिमम और F मैक्सिमम, इसी दिशा में बल लगेगा ऑटोमेटिक, और उसका आंसर आएगा mv²/r। ठीक है नहीं। अभी तो है कि वस्तु इस पर रखा हुआ था तो हमको बल लगाना पड़ेगा ना, इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बल लगाना पड़ा कि मिनिमम इतना बल लगाइएगा भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब बॉडी रुकल रहेगा, और मैक्सिमम इतना बल लगाएगा तब बॉडी रुका हुआ रहेगा। लेकिन जब वो मौत कुआं वाला पटरा पर जब भी मोटरसाइकिल चारों तरफ अपने से घूमेगा तो बाहर की तरफ ऑटोमेटिक एक बल लग जाता है mv²/r। तो एक बार mv²/r के मान को इसके बराबर करेंगे, उससे जो v का मान आएगा वो v का मिनिमम मान आएगा, क्योंकि फोर्स का मिनिमम वैल्यू है। और इसको जब इससे बैलेंस कराएंगे तो v का मैक्सिमम मान आएगा, क्योंकि फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है। तो फिर सर्कुलर मोशन में हम v का दो मान निकाल सकते हैं, एक v मिनिमम और एक v मैक्सिमम। माने इसके बदले तुम लिखो f, इसके बराबर में लिखो mv मिनिमम का स्क्वायर बटे r, इसके बदले में लिखो mv मैक्सिमम का स्क्वायर बटे r। ऐसे निकालो v मिनिमम, इसे निकलेगा v। तो पता चल जाता है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी होगा और कितना, ताकि कोई पार्टिकल ना नीचे स्लिप करे मौत कुआं में ना ऊपर। माने यहीं पर चल रहा था यहीं पर चलते रहे, ना यहाँ से नीचे आए ना यहाँ से ऊपर जाए। हम लोग जेनरिक एग्जांपल बताते हैं कि कटोरा में गोली को लेकर के धीरे धीरे नचाओ, स्पीड बढ़ाएगा ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, स्पीड कम करो तो ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। मतलब वही बात, इसको सॉल्व करके जो v का मिनिमम मान आएगा, इसको सॉल्व करके जो v का मैक्सिमम मान आएगा, उसके बीच में अगर वेलोसिटी रहा वस्तु का कहीं पर राउंड मारता रहेगा वो। अगर इसको सॉल्व करके जो v का मिनिमम मान आएगा उससे अगर कम वेलोसिटी देंगे तो मोटरसाइकिल जहां पर राउंड मार रहा उसे धीरे धीरे कहां चलाएगा, नीचे राउंड मारना शुरू करेगा, अपने आप नीचे आएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद जो v का मैक्सिमम मान आएगा उससे अगर ज्यादा वेलोसिटी हम दे दें तो धीरे धीरे कहां चढ़ेगा, वो ऊपर चढ़ेगा। है कि नहीं। ये हम लोग सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग अगर याद कर लेंगे अभी तो उस दिन खाली फॉर्मूला लिखाएंगे और f का मान क्या रखेंगे mv²/r। यहाँ से v का दो मान निकालेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। सोया कि नहीं। चलो देखो पहले का आसान सवाल। ऐसा बहुत सारा सवाल हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में करते हैं, उसी का एक आसान सवाल करा रहे हैं। ऐसा सवाल करना शुरू करेगा तो ढेर सारा सवाल बनेगा। उसमें ढेर सारा पुल्ली वाला सवाल हम लोग करवाते थे, पुल्ली और रस्सी वाला। तो जितना सवाल हम पुल्ली रस्सी वाला करवाएं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, उतना सवाल यहाँ भी कर सकते हैं, फ्रिक्शन में भी। खाली वहां जहां जहां सरफेस स्मूथ था वहां वहां क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। तो मान लो कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन है 0.2 और ये 4 किलोग्राम का बॉडी है और ये 2 किलोग्राम का बॉडी है, और हमें निकालना है इस सवाल में कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी सब सवाल में ही निकालते थे, एक्सीलरेशन और टेंशन। खाली यही अंतर था कि वहां पर सरफेस क्या होता था, स्मूथ, यहाँ पर सरफेस क्या होगा, फ्रिक्शन वाला। ऐसा सवाल करवाते थे कि यहाँ एक ब्लॉक है कि नहीं, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे चलता है, बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या है। खाली जहां जहां सरफेस है स्मूथ वहां वहां क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन वाला कहानी आएगा, एक फोर्स और लगेगा। तो बस एक नॉर्मल सवाल ऐसे करा देते हैं, थोड़ा सा निकालना है एक्सीलरेशन और टेंशन। चलो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, 4 किलोग्राम का 40 न्यूटन और 2 किलोग्राम का 20 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन है को 2 किलोग्राम का यहाँ पर कितना लगेगा, n, और जहां जहां रस्सी है वहां टेंशन T, जहां रस्सी वहां टेंशन T। अच्छा तो स्वाभाविक है कि वस्तु कहां चलेगा, नीचे, ऊपर तो चढ़ेगा नहीं अपने आप,
इसका मतलब अगर इधर चलेगा ए इस डायरेक्शन से तो ये आगे भागेगा, इस डायरेक्शन से जब आगे चलेगा इस डायरेक्शन से तो घर्षण पीछे लगेगा। एफ के, एफ और एफ के बराबर म्यू के एन, एफ के बराबर म्यू के का मान 0 आई एन का मान 20 दूनी 4 न्यूटन। सही कि नहीं? अब हम 4 किलोग्राम के ब्लॉक अगर हम समीकरण लिखना चाहें तो इसे नीचे कौन ले जा रहा है? तो 40 माइनस टी बराबर मास इंटू एसे, और ऊपर लिखेंगे तो टी माइनस 4, टी माइनस बराबर मास इंटू एसे। इस तरह से आएगा 36, यहाँ आ जाएगा 6, ए बराबर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मान रखेंगे 6 दूनी और 4 16 न्यूटन, 16 आ जाएगा एक्सीलरेशन और टेंशन। ये सवाल ऐसा था, ढेर सारा सवाल हम लोग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोशन जैसा, खाली जहां जहां सरफेस होता है स्मूथ वहां क्या होगा? फ्रिक्शन। एक फोर्स और लगेगा, एफ बराबर म्यू के एन। ये कोई क्वेश्चन का हम आंसर नहीं लाने जा रहे हैं, ये जो हम सवाल कराने जा रहे हैं डिस्कशन वाला सवाल है। हम लोग मिलजुल के डिस्कस करेंगे कैसे कैसे सिचुएशन है, क्या क्या होना चाहिए। सवाल है एक इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लाइनेशन थीटा, उस पर 2 ब्लॉक एकदम सटा करके रखा गया है, m1 और जस्ट पीछे में m2। m1 के नीचे घर्षण है μ1 और m2 के नीचे घर्षण है μ2। सवाल में भी लिखा है कि μ1 और μ2 दोनों का वैल्यू tan थीटा से कम है, मतलब दोनों ब्लॉक चलेंगे, दोनों ब्लॉक चलेगा। लिख ले कि μ1 का मान tan थीटा से कम है, μ2 का मान भी tan थीटा से कम है, तो स्वाभाविक है कि दोनों ब्लॉक क्या होगा? चलेगा। सवाल यही है कि फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ m1 एंड m2। सवाल यही है, मोटा मोटी समझ लो कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ m1 एंड m2, m1 और m2 का एक्सीलरेशन बताएं। लेकिन सवाल अभी क्लियर नहीं है, हम सवालों को क्लियर कर रहे हैं। जितना भी सिचुएशन इसमें बन सकता है हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें ये बात रह सकता है कि μ1 और μ2 का मान बराबर हो, वो तो क्वेश्चन बोलेगा, वो तो μ1 और μ2 के मान को देख करके हमको पता चल जाएगा कि μ1 μ2 बराबर है, कि μ1 बड़ा है, कि μ2 छोटा है, कि μ2 बड़ा है, कि μ1 छोटा है। वो तो क्वेश्चन के डाटा रहेगा तो डाटा देख के पता चल जाएगा। अभी हम ये बात मान के बना रहे हैं कि μ1 और μ2 का मान क्या है? बराबर है। दूसरी बात, हम लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी इस तरह के इंक्लाइन प्लेन पर किसी वस्तु को चलने के लिए छोड़ दिया जाता है तो कितना तुरंत से नीचे आता है? g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हाँ, हम इस बात को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन में बात का जिक्र हो चुका कि जब किसी इंक्लाइन प्लेन पर जिसका कि इंक्लाइनेशन थीटा है और फ्रिक्शन म्यू है और म्यू का मान अगर tan थीटा से कम है, इस पर कोई भी ब्लॉक को रखो तो नीचे की ओर जरूर स्लिप करेगा और उसका एक्सीलरेशन आएगा j इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब चूंकि दोनों का म्यू का मान तो सेम ही है, इसका मतलब ये हुआ कि a1 और a2 दोनों का मान बराबर होगा। a1 बराबर a2 बराबर j इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और ये बात पहले भी बताए थे कि एक्सीलरेशन मास पर डिपेंड, अगर दोनों के नीचे म्यू का मान सेम है इसका मतलब दोनों का म्यू यहाँ सेम रखाएगा, और μ1 भी म्यू μ2 भी म्यू, तो दोनों का तुरंत क्या आएगा? सेम। इसी सवाल में को ज्यादा जान नहीं, अगर μ1 μ2 बराबर हो तो समझो कि m1 m2 एक ही ब्लॉक। सही कि नहीं? अगर म्यू दोनों का सेम हो तो समझ लो कि m1 m2 एक ही ब्लॉक है और दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से। ठीक है, यहां तक। इसमें एक बात और समझो, इसमें एक बात और ही समझने लायक है, जैसे कि m1 भी आ रहा है इतना ही एक्सीलरेशन से, m2 भी आ रहा है इतना ही एक्सीलरेशन से। जैसे कि हम मान लीजिए कोई किताब पर कोई वस्तु को रख करके किताब को छोड़ दें तो किताब भी नीचे जाएगा और वस्तु भी नीचे जाएगा, लेकिन वस्तु का दबाव किताब पर नहीं पड़ेगा। हम लोग रिटर्न ऑफ मोशन पढ़ते वक्त एग्जांपल देते कि माथा पर को बक्सा रखो
और छत पर से नीचे अगर कोई कूद जाए तो बक्सा का वजन माथा पर बुझाएगा नहीं, क्योंकि आपका भी त्वरण जी है और बक्सा का भी त्वरण जी है। जिस समय आप 1 सेकेंड के बाद स्पीड 10 धरते होंगे, बक्सा भी स्पीड 10, आप धरते होंगे स्पीड 20, तो बक्सा भी 20। इसलिए समान वेलोसिटी के कारण कोई किसी पर दबाव नहीं देगा। आगे के गाड़ी जा रहा है 40 से, पीछे पीछे गाड़ी और 40 का स्पीड से जाके एकदम सट जाए और फिर दोनों जाए 40 से, तो ऐसा नहीं कर सकते कि पिछला गाड़ी अगला गाड़ी को धक्का दे रहा, क्योंकि दोनों का स्पीड कितना है, 40 है। तो दोनों का त्वरण अगर सेम है तो लगेगा कि M2 M1 में टच है, लेकिन M2 M1 पर कोई दबाव, मतलब कहने का मतलब अगर हम डायग्राम वाइज दिखाना चाहें तो अगर यहाँ पर ही M1 है, इसके पीछे कौन है, M2, हाँ है तो दोनों टच में, लेकिन अगर ये M2 के बारे में बोले कि यहाँ पर बल लगा रहा है, M2 थोड़ा दूर कर देते हैं, तो M2 इस पर बल लगा रहा होगा, आई इस पर बल लगा रहा होगा। अगर ऐसा मान के चलें कि इस पर बल लगा रहा है और इस पर, तो हम बता दें कि दोनों के बीच में कांटेक्ट तो है, लेकिन ये कांटेक्ट फोर्स का मान कितना आएगा, 0 आएगा। जिस तरह से बक्सा का वजन हमारे सर पर नहीं बुझा रहा है जब बक्सा को माथा पर रखें और कूद गए, क्योंकि दोनों का त्वरण जी है, उसी तरीका से दोनों का स्थिर कितना है, जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इसलिए न इस पर कोई बल लगेगा न ही कोई इस पर बल लगाएगा। ये एक का हिस्सा हुआ जब म्यू1 म्यू2 का मान क्या है, बराबर है। केस सेकेंड कहता है कि अगर म्यू1 का मान म्यू2 से कम हो, माने म्यू1 कम है या म्यू2 ज्यादा है, माने M2 के नीचे वाला सतह रुखड़ा है और M1 के नीचे वाला सतह थोड़ा सा चिकना है, किसकी तुलना में, M2 की तुलना में। माने M2 जो वस्तु है उसका नीचे का सतह रुखड़ापन है और M1 के नीचे वाला में ज्यादा रुखड़ापन नहीं है, तो स्वाभाविक है कि M1 पहले चल जाएगा और M2 पीछे से आएगा बाद में, सही कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि M1 कहाँ चल जाएगा, पहले, M2 आएगा उधर से धीरे धीरे, क्योंकि M1 का सतह तो चिकना है हल्का, तो पहले निकल जाएगा। M2 उधर आएगा पीछे से धीरे धीरे आता रहेगा। मतलब कि इस कहानी में दोनों अलग अलग चल रहे होंगे, M2 कहीं अपना आ रहा होगा, M1 कहीं अपना जा रहा होगा। M1 अपना जा रहा होगा A1 ऐसी डायरेक्शन से, M2 अपना आ रहा होगा A2 ऐसी डायरेक्शन से, सही कि नहीं। दोनों अलग अलग ऐसी डायरेक्शन से आ रहे होंगे, क्योंकि इसके नीचे का सतह कम चिकना, मैंने कम रुखड़ा है ना, ज्यादा तुरंत से चल दिया होगा, M2 पीछे छूट गया होगा, धीरे धीरे अपना वो आ रहा होगा। तो इस कहानी में अगर कोई A1 के बारे में आंसर पूछे A1, तो इसका अपना प्रश्न आंसर लिखाएगा G इंटू साइन थीटा माइनस म्यू1 कॉस थीटा। अरे म्यू1 है तो म्यू1 लिखाएगा, हम थोड़े बोल रहे हैं कि म्यू1 म्यू2 बराबर है, म्यू1 अलग है और म्यू2, उसमें म्यू1 का मान म्यू2 से और कम है, जिसका अलग त्वरण होगा उसका अलग त्वरण होगा, और A2 का जो आंसर आएगा G इंटू साइन थीटा माइनस म्यू2 कॉस थीटा, सही कि नहीं। ये इस रिलेशन से आएगा M1 और M2। सवाल का मेन हिस्सा जो है, जो केस 3 है, जब हम ये कह रहे हैं कि म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, अब क्या होगा कि अगर म्यू1 ज्यादा रुखड़ा है तो M1 तो चलेगा धीरे धीरे, माने कम एक्सीलरेशन से, और म्यू2 तो कम है रुखड़ा, माने चिकना ज्यादा है M2 वाला, है कि नहीं। M1 के सतह की तुलना में M2 थोड़ा क्या चिकना है ना, क्योंकि उसका म्यू का वैल्यू कम है, तो M2 चलना चाहेगा ज्यादा एक्सीलरेशन से, लेकिन आगे आगे कौन है उसका, M1, जो कि चलेगा कम एक्सीलरेशन से। तो हर हमेशा M2 को M1 के हिसाब से चलना होगा, M1 बढ़ेगा आगे तो ना बढ़ेगा M2। इसका मतलब इस कहानी में M2 हमेशा M1 पर एक फोर्स लगाता रहेगा, क्योंकि M2 का एक्सीलरेशन ज्यादा होना चाह रहा है कि नहीं, M1 का एक्सीलरेशन क्या है, कम है, तो M2 हमेशा M1 पर एक बल लगाता रहेगा। इस कारण से क्या होगा कि M1 का एक्सीलरेशन हल्का सा बढ़ जाएगा, और M2 को जितना एक्सीलरेशन से चलना चाहिए उतना तो चल पाएगा नहीं, क्योंकि आगे में कौन खड़ा है, M1। तो M1 हल्का हल्का M2 को रोकता होगा, M2 हल्का हल्का M1 को धकेलता होगा। इस कारण से M1 का जो एक्सीलरेशन है थोड़ा एक्चुअल से ज्यादा होगा, M2 का जो एक्सीलरेशन थोड़ा एक्चुअल से कम होगा, लेकिन दोनों चलेंगे साथ साथ, कॉन्टेक्ट तो कभी छोड़ेंगे नहीं। इसमें कॉन्टेक्ट भले छूट गया कि चिकना था तो पहले निकल गया, रुखड़ा था तो ये बाद में आएगा, अब यही चिकना है और यही वाला रुखड़ा है, तो हमेशा इस पर बल लगाता रहेगा। तो अब हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, जब ये बल लगाता रहेगा, तो मान लो कि ई वाला है हमारा कौन, M2, आई वाला है हमारा M1। तो ई वाला M2 और ई वाला M1 के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स होगा, कहने का मतलब M2 M1 पर एक बल लगाता रहेगा और M1 M2 पर एक बल लगाता रहेगा, तो ये कांटेक्ट फोर्स, कौन फोर्स,
कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स का मान कितना था 0, कॉन्टैक्ट है लेकिन बल नहीं लगेगा क्योंकि दोनों समान एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा था। अब है कि अगला चल रहा है धीरे धीरे, पिछला एकदम तेजी माना चाहता है तो दबाव तो देगा कुछ, तो ई है कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको पता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा कैसा होता है, पुश के जैसा, इसको लगा के धक्का दे रहा है, इसको धक्का दे रहा है। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स जहां तक है तो ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है N1 और N2, N1 और अच्छा इसका अपना एक गुरुत्वाकर्षण होगा M1G, इसका अपना एक गुरुत्वाकर्षण होगा M2G। क्योंकि बड़ी दोनों कहां जा रहा है नीचे, इसका मतलब फ्रिक्शन दोनों पर काम करेगा ऊपर, सही कि नहीं। बाकी अपने हिसाब से जो हम जानते हैं तोड़ने वाला कहानी mg को M1G को तोड़ेंगे, यहाँ थीटा लिखेंगे, यहाँ M1G cos थीटा और यहाँ M1G sin थीटा। यहाँ M2G को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ M2G cos थीटा, M2G cos थीटा और यहाँ एगो M2G sin थीटा, सही कि नहीं। लेकिन चलना है दोनों को समान ऐसे, मान लो कि चल रहा है कितना से, इसका मतलब पिछला भी चलेगा एक्सीलरेशन से। अब इसका समीकरण लिखेंगे, इसका समीकरण क्या लिखाएगा भाई, किसको आगे की तरफ कौन कौन धक्का दे रहा है, बोले इसको नीचे की तरफ धक्का दे रहा है M1G sin थीटा प्लस R भी तो इधर है ना, और रो कौन रहा है F1 बराबर मास इंटू AC। अगर हम M2 का समीकरण लिखना चाहें जैसे कौन नीचे ला रहा है M2G sin थीटा, और उधर कौन कौन काम कर रहा है, एगो तो R और एगो F2, तो माइनस R माइनस F2 बराबर मास इंटू AC, R से R तो आ जाएगा। अगर वहां से देखो तो A कॉमन हो जाएगा M1 प्लस M2 बराबर, यहां से देखो तो कॉमन है G sin थीटा और बचेगा M1 प्लस, यहां से देखो तो माइनस कॉमन है बचेगा F1 प्लस F2, ठीक है ना। इसलिए एक्सीलरेशन बराबर आएगा G sin थीटा इंटू M1 प्लस M2 माइनस F1, F1 बराबर म्यू1 N1, F1 बराबर म्यू1 N1, इसका फ्रिक्शन तो इसी का म्यू इसी का ना N लेंगे, तब म्यू1 N1 की जगह M1G cos थीटा, F2 के जगह म्यू2 N2, म्यू2 N2 के जगह M2G cos थीटा, और नीचे में लघुत्तम में के मटे बटा में लिख दो M1 प्लस M2, ई वाला टर्म। ज्यादा मुश्किल से यहां से G cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, G cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो G cos अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा म्यू1 M1 प्लस म्यू2 M2 इंटू G cos थीटा। यही हमारा आंसर आएगा एक्सीलरेशन का। हमने बोले कि रट्टा मारो, अगर एक क्वेश्चन होता कि 0.5 0.2 2 किलो 4 किलो थीटा बराबर 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ होता ना, ऐसा कुछ अगर मान रहा तो यहाँ मान रखा था कि नहीं, और तब इसका मान निकल जाता A का, और A का मान अगर किसी में रख दें तो R का मान भी यहाँ से निकाला जा सकता है कि M1 M2 के बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है, ठीक है नहीं। इस तरह के सवाल में 3 सवाल हो सकते हैं, कभी म्यू1 म्यू2 बराबर दे सकता है, कभी म्यू1 का मान कम और म्यू2 का मान ज्यादा, कभी म्यू2 का मान कम और म्यू1 का मान ज्यादा। ये 3 अलग अलग केस का सवाल है, तीनों का अलग अलग अपना आंसर आएगा, क्लियर हुआ कि नहीं। अब कौन है फिगर वाला है ना।